क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा में नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, देखिए डायरेक्शन कोसाइंस का हम हल्का सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर लेंगे, उसको आप देखिएगा और इन सब चीज़ों को और डिटेल में जब हम बात करेंगे तो जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पे जब पहुँचेंगे दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, तो चीज़ें हमें और क्लियर होती रहेंगी। चलिए, डायरेक्शन कोसाइन समझने से पहले हम एक टॉपिक समझते हैं छोटा सा, दैट इज डायरेक्शन एंगल्स। ओके, ये डायरेक्शन एंगल्स क्या है, देखिए इसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक है। 3D डायग्राम है, देखिएगा जरा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ये मान लीजिए आपका y एक्सिस है, ठीक है, ये है आपका x एक्सिस और ये देखिए z को हम ऐसे दिखाते हैं, यहां पर मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगा। ये आपका z एक्सिस है, ठीक है ना। अब ध्यान से थोड़ा सा समझिए, ये पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव y है और ये देखिए पॉजिटिव z है। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव x लेना है, पॉजिटिव y लेना है और पॉजिटिव z। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, पॉजिटिव z। ओके, अब आपको क्या करना है, एक पोजीशन वेक्टर बना दीजिए किसी भी पॉइंट का। तो यहां पे सपोज कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये देखिए आप इमेजिन कर सकते हो, इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, ठीक है। ये एक पोजीशन वेक्टर R जा रहा है, ये एक R वेक्टर है, R वेक्टर है, ये जो पिंक कलर का पेन है ये R वेक्टर है, ये Z एक्सिस है, ये X है, ये Y है, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, चेक करिए ये वाला जो एंगल है ना वेक्टर R, ये पिंक वाला पेन वेक्टर R है, वेक्टर R X एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है, X एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल अल्फा है। Y एंगल की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है। और Z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल गामा है, ठीक। यहां पे हमने नोट किया हुआ है द एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर, द एंगल्स अल्फा बीटा गामा मेड बाय आर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। बहुत सिंपल है, ध्यान से चेक कर लीजिए, ठीक है। फिर से दिखा रहा हूं, ये x है, ये y है और ये आपका z है। ये कोई वेक्टर r है जो ओरिजिन से निकलेगा, ये ओरिजिन है ना आपका, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट O है आपका, ठीक है। अब ये वेक्टर r है, यहां ओरिजिन से आ रहा है, ठीक है ना। ये अब ये वेक्टर r x से कितना बना रहा है, अल्फा, पॉजिटिव x से अल्फा, पॉजिटिव y से बीटा और पॉजिटिव z से गामा। तो ये जो एंगल बन रहे हैं 3 आपके, अल्फा बीटा गामा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। और अगर मैं x y z के आगे कॉस लगा दूं, यानी सॉरी अगर मैं अल्फा बीटा गामा के आगे कॉस लगा दूं, यानी कि अल्फा का मैं कॉस ले लूं, बीटा का भी मैं कॉस ले लूं और गामा का भी मैं कॉस ले लूं, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो पहले डायरेक्शन एंगल्स देखिए आपने, क्या है, कोई वेक्टर r पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, पॉजिटिव z से अल्फा बीटा गामा नाम के 3 एंगल बनाता है, इन्हीं को हम डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। और इन डायरेक्शन एंगल्स का अगर हम कॉस ले लें, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। अब थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान से देखना है, अगर आप देख पाए तो ध्यान से थोड़ा सा समझिए, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका कितना, अल्फा, ठीक है। अब आपको यहां 3D में आप इमेजिन कर पाओगे कि नहीं, मैं आपको पहले तो बताने की कोशिश करता हूं, उसके बाद मैं 2 डायमेंशनल में आपको एक फिगर बना के भी दिखाऊंगा। देखिए ये पॉइंट P है, ये वाला एंगल कितना है, अल्फा, ये वाला। यहां से आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ऐसे जाएगा, एक्स पे गिरेगा। ध्यान से जरा चेक करिए, ये वाला पॉइंट O आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक। यहां पर P है, यहां पर क्या है, P है, तो O को मैंने P से क्या किया, ज्वाइन, ये रहा OP, ठीक। और ये x एक्सिस जा रही थी कहीं, मान लीजिए ये x एक्सिस से, ध्यान से जरा चेक करिएगा, 2D में आपको अलग दिखाई पड़ेगा, 3D में आपको असली वाला गेम समझ में आएगा। ये पॉइंट P से ना एक 90 डिग्री डाल दो OX पे, OX यानी कि x एक्सिस पे एक 90 डिग्री डालो, तो पॉइंट P से, अच्छा एक चीज और याद दिला दूं, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, अल्फा है। तो यहां पे मैं इसको दिखाऊंगा अल्फा, जो कि ये वेक्टर है जो OP, यानी कि ये वेक्टर R है। ये वेक्टर R किससे बना रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अब P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से एक परपेंडिकुलर डालो, ऐसे करके गिरेगा,
तो यहां हवा में एक ट्रायंगल बन के आएगा, चेक करिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन के आएगा जिसका यहां वाला एंगल अल्फा होगा, यहां वाला 90 होगा। तो P से मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक। अब यहां पे कॉस अल्फा ले लीजिए, क्या होगा, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, सबको पता है कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। तो बेस क्या हो गया, ये आपका बेस, ठीक है, चेक करिए जरा, कॉस अल्फा, तो ये रहा आपका बेस, ओके सॉरी, बेस यहां कहीं होगा, ये रहा आपका बेस, या फिर ये सॉरी एक मिनट, ये ट्राइंगल है ना आपका, तो यस ओपी आपका क्या हो जाएगा, नो ओएक्स आपका बेस हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं हम, ये एक्स है, ये पॉइंट ए, ठीक है। तो कॉस अल्फा जब आप लगाओगे तो बेस क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपो, सॉरी ये 90 के सामने वाला हाइपो, यानी कि हो जाएगा ओपी, ठीक, समझ में आता है ये बात। तो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, बेस अपॉन हाइपो, ये देखिए कॉस, ये अल्फा ना, कॉस अल्फा लेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ओपीए में बेस हो गया ओए और हाइपो हो गया आपका ओपी। अब ये जो ओए है इसके लेंथ को अगर हम लोग स्मॉल एक्स से दिखा दें, किससे दिखा दें, स्मॉल एक्स से दिखा दें, ठीक है ना भाई। आपको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी लेंथ होगी, ओ से ए तक की एक्स, तो यहां पे हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन, और ओपी, ओपी एक वेक्टर है आर, ओपी क्या है, एक वेक्टर है आर, ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये देखिए, ये मैग्नीट्यूड क्या है, ओ से पी तक का लेंथ, ओ से पी तक का लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लेंगे तो ये आर का मैग्नीट्यूड, और इसको हम लोग सपोज ये आर लेंथ का है, कितने का है, आर, अरे ये कोई नंबर होगा, परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल्स टू आर, ठीक, तो यहां पे हमने लिया, ये हो गया आर। तो इस तरीके से कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास, यहां पे चलिए मैं नोट कर लेता हूं, ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको इमेजिन करना होगा, ये रही जेड एक्सिस, ठीक है, ये है पॉइंट पी, ये वेक्टर आर है, अगर मैं पी से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूं, पी से वाई एक्सिस, तो यहां कहीं 90 बनेगा, और ये वाला एंगल क्या है, बीटा, तो कॉस बीटा कितना आ जाएगा, सेम इसी तरीके से कॉस बीटा आ जाएगा हमारे पास वाई अपॉन आर, क्योंकि परपेंडिकुलर किस पे डाला था, वाई एक्सिस पे, और सेम इसी तरीके से अगर मैं ये पॉइंट पी से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूं, ऐसे करके आएगा, और ये वाला एंगल कितना है, गामा है, तो कॉस गामा क्या हो जाएगा, जेड अपॉन कॉस गामा इज इक्वल्स टू जेड अपॉन आर, ठीक है। जो स्टूडेंट विजुअलाइज नहीं कर पा रहे कोशिश करिए, और फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर होता है, जहां पे एक्स क्या है, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक, और आर क्या है, वेक्टर आर, यानी कि जो ओपी पोजीशन वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड है, ओके। इसी तरीके से कॉस बीटा वाई अपॉन आर है, और कॉस गामा जेड अपॉन आर है, ठीक है। अच्छा, अब तो यही जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हमने निकाला है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। इनको हम एल एम एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एल एम एन से डिनोट करते हैं, यानी कि अगर आप बोले तो यहां पे मैं नोट कर रहा हूं, देखिएगा, एल इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल्स टू कॉस बीटा, और इसी तरीके से एन इज इक्वल्स टू कॉस गामा, ओके, ध्यान रखिएगा। नाउ अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पर, ओके,
देखिए अब हम यहां ना 3 तरीके के नंबर बनाएंगे, LR, MR को NR, ओके। और ये जो तीनों नंबर्स होंगे LR, MR, NR, इनको हम बोला करेंगे डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोला करेंगे? डायरेक्शन रेशियोज। किसके डायरेक्शन रेशियोज? वेक्टर R के, ओके। और इन डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग दिखाया करेंगे, ये एक्चुअल में ध्यान से सुनिए, वेक्टर नहीं होंगे, ये नंबर होंगे, ओके। LR, MR और NR ये नंबर्स होंगे और इनको हम बोला करेंगे डायरेक्शन रेशियोज। किसके? वेक्टर R के, ठीक है। और इनको हम दिखाया करेंगे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से, ठीक है। तो स्मॉल a, b, c क्या होते हैं? LR, MR और NR होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके? वेक्टर R के। तो अगर इन सब चीजों को मैं डायग्राम की हेल्प से फिर से आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ध्यान से देखिए जरा। ये x, y और z, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है O। अब मैं आपको बोर्ड में ही सारी चीजें दिखा रहा हूं। यहां पर कोई पॉइंट P है और ये रहा वेक्टर आपका OP, जिसको आप वेक्टर R भी बोल सकते हैं। P के कोऑर्डिनेट है आपके x, y, z, ठीक है। और ये जो वेक्टर R है ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो ये वाला एंगल हो गया अल्फा। और ये जो वेक्टर R है ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। तो ये एंगल हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा यहां से यहां तक, ये हो गया बीटा, 3D में मैंने आपको करके दिखाया। और ये z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना रहा है गामा, ये हो गया गामा, ठीक। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को, ये जो वेक्टर R जा रहा है, वेक्टर R का क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फा, बीटा, गामा को बोलेंगे डायरेक्शन एंगल्स। और चेक करिए जरा, L इंटू R अगर हम कर दें, R को इधर ले आए, L इंटू R, M इंटू R और N इंटू R, इनको हम बोला करेंगे क्या? डायरेक्शन रेशियोज। और इसको हम दिखाया करेंगे ABC से, यानी कि A का वैल्यू हो गया LR, B का वैल्यू हो गया MR और N का वैल्यू हो गया आपका, सॉरी, C का वैल्यू हो गया NR, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ओके। अब यहां पर हमने एक लाइन लिखी हुई है कि द नंबर्स LR, MR, NR आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। ये जो नंबर है LR, MR, NR ये डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए अब इसका क्या मतलब है, आप इसके लिए ज्यादा परेशान ना हो, हम जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको बताते हुए चलेंगे जहां जरूरत पड़ेगी, ओके। अभी हाल फिलहाल आप ये समझें कि LR, MR और NR क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं वेक्टर R के। तो दो मोटी मोटी बातें आपने सीखी, क्या? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू सीखी है आपने। इनको डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी, इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। किसके डायरेक्शन कोसाइंस? वेक्टर R के डायरेक्शन कोसाइंस। और आपने सीखा ABC को, यानी कि LR, MR, NR जो कि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल भी होंगे, भी ध्यान रखिएगा, इसका यूज बाद में होगा। तो LR, MR, NR जो कि ABC आप बोल सकते हैं जिनको, वो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके? वेक्टर R के। ये चीजें याद हो गई। अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो आपने देखा L इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन R, वहां से चेक कर लीजिए L क्या है? कॉस अल्फा है और M क्या है? कॉस बीटा है, ठीक है, जो जिसकी वैल्यू कितनी? y अपॉन R, ठीक है। और M क्या है आपका? z अपॉन R। अब आप एक काम करिए, ये जो पहला ये रिलेशन है ना, इसमें स्क्वायर करिए बोथ साइड, ठीक है। तो LHS का स्क्वायर ये हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में स्क्वायर करोगे x का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा M स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये N स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक काम करो, 1, 2 और 3 इन तीनों को ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं? LHS को LHS में ऐड करेंगे, RHS को RHS में ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए ऐड कर लीजिए, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब RHS को ऐड कर लीजिए, RHS ये वाला इसमें ऐड होगा और फिर इसमें ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जा रहा है। कैसे, चेक करिएगा जरा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, सबको पता है तो बहुत छोटी चीज है। और ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बना। अब ध्यान से जरा समझिए, ध्यान से समझिए, इसको मैं रब कर दूं। ठीक है, देखिए आपको पीछे पढ़ाया था कि पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था, याद आया, मॉड ऑफ ओपी यानी कि मॉड ऑफ आर। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि मॉड ऑफ आर को आप आर से दिखाओगे। तो पोजीशन वेक्टर का जब मॉडुलस निकाला था, यानी कि पोजीशन वेक्टर की लेंथ जब हमने निकाली थी, तो क्या आया था, याद आया, क्या आया था, डिस्टेंस फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया था। नाउ इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, इसको छुपा लीजिए। ओपी वेक्टर का मॉडुलस यानी कि ओपी वेक्टर का लेंथ कितना है, आर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब राइट हैंड साइड स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हटा देगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भाई देखिए इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी कर दिया, तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को हटा दिया और ये वाला स्क्वायर इधर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आप अगर यहां से देखें तो आपके पास नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चेक करिएगा जरा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर का स्क्वायर। तो ऊपर भी आर स्क्वायर हो गया और नीचे भी कट गया और 1 आ गया। यानी कि अब आज के बाद आप याद रखिए कि रिलेशन आपको मिल गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा कितना होता है, 1, याद रखिएगा। यानी कि आप इसको ये भी बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि एल का ही वैल्यू क्या है, एल इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा है, एम इज इक्वल्स टू कॉस बीटा है और एन इज इक्वल्स टू कॉस गामा, इसको नोट कर लीजिए। बट ध्यान से समझिए जरा, डायरेक्शन कोसाइंस, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम तो 1 होता है हमेशा, लेकिन जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम भी 1 हो। जनरली आप देखो डायरेक्शन रेशियोज कौन, ए बी और सी, इनके स्क्वायर का सम 1 जनरली नहीं देखा है, हो भी सकता है किसी स्पेशल केस में, बट जनरली हमने ये देखा है और आपको नोट भी करना है और याद भी करना है कि डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस में एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिख सकते हैं। यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एल आर, कोई नई चीज नहीं, मैं पहले बता चुका हूं, y इज इक्वल्स टू एम आर, ठीक है, और z इज इक्वल्स टू एन इंटू आर। ओके, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को आप एल आर, एम आर, एन आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की कुछ ऐसी आएंगे, एल आर, एम आर, एन आर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला वेक्टर देखते हैं हम, जीरो वेक्टर। देखिए जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करता है, यानी कि अभी ये वेक्टर ऐसा है, ठीक है, ए से बी की तरफ, ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसका इनिशियल पॉइंट है और पॉइंट बी इसका टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करो कि बी को पीछे खिसकाओ ऐसा, ठीक है, यहां आ गया बी और पीछे खिसकाओ ऐसा, ठीक, और पीछे खिसकाओ ऐसा, और यहां पे जब बी आ जाए तो ए और बी कोइंसाइड कर जाएंगे, या दूसरे शब्दों में बोलेंगे जो पॉइंट ए है वही पॉइंट ए है, यानी कि ए ही इसका इनिशियल पॉइंट है और बी ही क्या है इसका टर्मिनल पॉइंट। ओके, तो ये रहा आपका जीरो वेक्टर, ठीक। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ए वेक्टर लगा देंगे, ठीक। अब जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, इसको हम ऐसे करके दिखाते हैं, जीरो पे के एरो लगा देते हैं। और ध्यान रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड अ डेफिनेट डायरेक्शन। ओके, जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइन अ डेफिनेट डायरेक्शन, इसको कोई डेफिनेट निश्चित डायरेक्शन नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना। उसका रीजन है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है ना,
इसका मैग्नीट्यूड खत्म कर दिया ना, तो अब ये किस डायरेक्शन में हमें नहीं पता चल पा रहा है। ओके, तो याद रखिएगा इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, उसकी कोई डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। हम इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट वेक्टर है यूनिट वेक्टर। देखिए इसके नाम से ही पता चलता है यूनिट वेक्टर। अब देखिए यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर है और इसके पास दो चीजें होंगी। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है उसके पास डायरेक्शन और दूसरा होता है उसके पास मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा जरा, यूनिट वेक्टर, पहली बात तो यूनिट वेक्टर किसी का यूनिट वेक्टर तभी होगा जब कोई वेक्टर होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर हम तभी बना सकते हैं जब कोई वेक्टर होगा, यानी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाया जा सकता है। जैसे कि थोड़ा सा ध्यान दें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है? वेक्टर ए है। ठीक, अब किसी ने बोला कि भाई इसका यूनिट वेक्टर बनाओ। और एक चीज मैं आपको और दिखा रहा हूं, मान लो ए की लेंथ है, ये पॉइंट ए है और ये बी है। इस वेक्टर ए की लेंथ है लेट अस से 5 यूनिट। ओके, देखिए 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मॉड ऑफ ए कितना है, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप बोलोगे 5। अब ध्यान से समझिए जरा, अगर मैं केवल इतना पार्ट लूं, इतना ए से लेके लेट अस से इसका नाम रख दो m, केवल इतना पार्ट लूं, ठीक है, तो ये ए एम एक वेक्टर है, बिल्कुल वेक्टर है, क्योंकि इसके पास इतना मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है ए से m की तरफ। ठीक, तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये है कितना? मॉड ऑफ एम, लेकिन ये है कितना? ये 1 यूनिट है ना, बस यही यूनिट वेक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो आंसर, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिट होगा, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। और डायरेक्शन कितनी होगी? तो जवाब ये है कि डायरेक्शन होगी इसकी वही जिस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है। ओके, यानी कि मेन वेक्टर आपके पास क्या था? ए, उसका यूनिट वेक्टर मैंने ए एम लिया है। ठीक, तो ए की भी यही डायरेक्शन थी और ए एम जो कि क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। किसका यूनिट वेक्टर है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ठीक, तो आप सीधे शब्दों में सुनिए, कोई आपसे पूछता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक, तो आप बोलोगे यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। और कोई पूछेगा डायरेक्शन इसकी, तो आप बोलोगे डायरेक्शन इसकी वही होती है जिस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है। ओके, किसी का तो यूनिट वेक्टर होगा ये, तो ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर था। अब सुनिए, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप लगा के दिखाते हैं। कैप देखिए कैसे, ये तो मैंने चलिए आपको दिखाने के लिए बता दिया था कि ए एम का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ए एम क्या कहलाएगा? एक यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक, असल में इसको लिखने का तरीका ऐसा नहीं होता है, तो आपको समझाने के लिए बताया था। इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, ए के ऊपर कैप लगा दो, ए के ऊपर कैप लगा दो, यही क्या है? ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। चलो, क्या खासियत है इस ए कैप में? ये ए कैप जा रहा है, चेक कर लीजिए, ये है ए कैप, ए से एम तक, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन वही है जो ए की है, सेम डायरेक्शन में। चलिए, अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो इसको मैं 1-2 एग्जांपल से और समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई ये वेक्टर जा रहा है एफ नाम का कोई वेक्टर है। मैंने बोला भाई इसका यूनिट वेक्टर बना के दिखाओ, कैसे बनेगा? तो आप एफ लिखोगे और एफ के ऊपर क्या लिख दोगे? कैप। हालांकि स्मॉल लेटर से दिखाया था, कोई वेक्टर बी है मान लो, ठीक है, तो बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? बी कैप। मैंने बोला भाई इसमें क्या खासियत है? तो आप बोलोगे इसमें 2 खासियत है। पहला कि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, बी कैप का मैग्नीट्यूड तो कितना होगा? 1। और दूसरी बात, डायरेक्शन वही होगी जिस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है। किस वेक्टर का है? बी का। तो डायरेक्शन इज सेम एज बी वेक्टर। ओके, अब ये तो मैं आपको बोर्ड में दिखा रहा हूं, 3D में भी कोई वेक्टर आ सकता है ना, प्लेन से बाहर भी। ये चेक करिए, ये देखिए पॉइंट ए से ये वेक्टर एक निकल रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ठीक, इस वेक्टर का नाम कुछ भी रख लो, एम रख लो, ठीक है। ये ऐसे एक वेक्टर आएगा, अब मैं बाहर तो निकाल नहीं सकता हूं, तो मैं बोर्ड में आपको ऐसे दिखा रहा हूं। ये वेक्टर एम है, मैंने कहा इसका यूनिट वेक्टर लिखूं,
एम कैप से लिखोगे इसको आप, ठीक। अच्छा, अब यहां पे आप एक खास बात और ध्यान रखेंगे यूनिट वेक्टर में कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर कौन होते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे अभी। तो एक्स, वाई और जेड, ठीक है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, याद रख लीजिए। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जेड कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के कैप, याद रखिए। आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे कैप क्या है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और के कैप क्या है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वेक्टर है को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। को इनिशियल, ठीक है, बहुत इजी है। देखिए, टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, बहुत सिंपल है। देखिए, कोई पॉइंट ए है, अब ये पॉइंट ए है, ठीक। एक वेक्टर ऐसा जा रहा है ए से बी की तरफ, वेक्टर ए बी। एक वेक्टर ऐसा जा रहा है ए सी, ठीक। एक वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है, लीजिए ये है, लेट अस से ए, इसका नाम रख दो एम, ठीक है। तो मैं ऐसे तो दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं चलो ऐसे दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ए एम, ठीक। तो वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए एम, ये सभी वेक्टर्स कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। चेक करिए, सभी पॉइंट ए से निकल रहे हैं, इनके इनिशियल पॉइंट क्या है, इसका भी इनिशियल पॉइंट है, इसका भी इनिशियल पॉइंट है, इसका भी इनिशियल पॉइंट ए। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर में इक्वल वेक्टर देखते हैं। देखिए बहुत ही इजी है। इक्वल वेक्टर में क्या है, दो वेक्टर्स ए और बी इक्वल तब कहे जाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, पर जरूरी नहीं कि दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो, याद रखिए। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक वेक्टर बनाया ए, ओके, ये वेक्टर ए है, ठीक, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है इतना, ओके, और इसी के ऊपर मैं वेक्टर बी बना रहा हूं, लो ये बना वेक्टर बी, ठीक। तो क्या ये दोनों सेम वेक्टर है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर ये जो लेंथ है ना ये भी सेम है, ठीक है। लेकिन दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, ये वाला, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसका कुछ भी नाम दे दो, दोनों के इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता था कि ये वेक्टर ए है, ठीक, और ये रहा वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखिए ये भी इधर ही जा रहा है, इधर, ये कोई भी दिशा हो सकती, वेक्टर ए भी इधर ही जा रहा है, बी भी इधर ही जा रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। चेक करिए, ये लेंथ है लेट से 5 यूनिट, कितनी है, या 3 यूनिट है, कुछ भी बोल दो, 1, ये जो कट लगा रहता है ना, ये 1 यूनिट, ये 2, ये 3, 1 2 3, ठीक है। 3 यूनिट इसका भी, 3 यूनिट इसका भी, दोनों का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट और दोनों की सेम डायरेक्शन। तो आपने क्या देखा, यहां पर भी वेक्टर सेम है ए और बी, और जब सेम वेक्टर को हमें दिखाना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, मतलब दो वेक्टर आपस में सेम है। तो यहां दोनों सेम है, दोनों के इनिशियल पॉइंट भी सेम है, यहां दोनों सेम वेक्टर ही है, यहां पर भी वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो। वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट यहां कहीं है प्लेन में, और वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट यहां कहीं, ये दोनों कोइंसाइड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ओके, यही लिखा हमने इक्वल वेक्टर में, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो एंड द डायरेक्शन भी सेम हो। आगे लिखा है हमने रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। ओके, जरूरी नहीं कि इनिशियल पॉइंट उनके सेम हो। और मैंने आपको बताया कि सेम वेक्टर या इक्वल वेक्टर को हम ए इज इक्वल टू बी ऐसे करके लिखते हैं। चलिए अब यहां पर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स ये हमको सीखना है, तो इसके लिए ना हमको सपोर्ट लाइन सीखनी होगी। सपोर्ट लाइन क्या होती है, ठीक है, एक नई चीज है आपके लिए और कुछ खास नहीं है ये। देखिए मान लीजिए ऐसे डॉट डॉट करके मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, और बस इसी को सपोर्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। इस पर आप बहुत सारे वेक्टर बना सकते हो। ये डॉट डॉट वाली लाइन कहां तक जा सकती, इन्फिनिटी तक, ये बहुत लंबी लाइन है, इस पे आप बहुत सारे वेक्टर बना सकते हो। ये सपोर्ट लाइन कहलाएगी, ये नोट कर लीजिएगा, ये क्या कहलाएगी, सपोर्ट लाइन, ठीक है। इस पे एक वेक्टर ये खींच दिया आपने,
इस पे एक वेक्टर ये खींच दिया आपने, उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकता है, टेंशन मत लीजिएगा, ओके। ठीक, ये वेक्टर बी इधर जा रहा है, वेक्टर ए इधर जा रहा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इतना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इतना है, इतना, ये जो मैं दिखा रहा हूं। कोई वेक्टर सी खींच दिया आपने, ठीक, ऐसा जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड लेटर से इतना है, ये इतना, यहां से लेके यहां तक इतना, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये वाला जो वेक्टर जा रहा होगा ना ऐसे कहीं पे, ये वाले वेक्टर की सपोर्ट लाइन अलग है, वो उधर है, और इसकी ए बी, देखो एम वेक्टर की सपोर्ट लाइन इधर जा रही है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी की सपोर्ट लाइन सेम है, सपोर्ट लाइन सेम है। अब समझिए जरा, कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर किनको बोलते हैं? तो आंसर है वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट, वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट, ऐसे वेक्टर जिनका सपोर्ट कैसा हो, या तो सपोर्ट सेम हो और या तो सपोर्ट कैसा हो, पैरेलल। ध्यान से चेक करिएगा जरा, ध्यान से चेक करिएगा जरा, ये देखिए, ये एक सपोर्ट है, ठीक। यहां मैंने बनाया वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, और ये उल्टे डायरेक्शन में मैंने बनाया वेक्टर बी। अब बताइए ए और बी कोलिनियर है कि नहीं है? बिल्कुल है, पता है क्यों? सुनिए, वेक्टर्स हैविंग द सेम सपोर्ट, वेक्टर ए का भी सपोर्ट लाइन वही था और वेक्टर बी का भी सपोर्ट लाइन वही था, तो ए और बी क्या कहलाएंगे यहां पर? कोलिनियर। यहां पर अब सुनिए ध्यान से, मान लीजिए कि वेक्टर ए के पैरेलल एक सपोर्ट लाइन है, ये देखिए, मतलब लेट अस से ये लाइन L1 था और ये लाइन L2 है, सपोर्ट लाइन L1, सपोर्ट लाइन L2। तो सपोर्ट लाइन L1 के पैरेलल मैंने सपोर्ट लाइन L2 बना दी है, ध्यान से चेक करिएगा। और यहां सपोर्ट लाइन L2 पे मैं कोई वेक्टर ले रहा हूं M, क्या ले रहा हूं? M। अब मुझे बताइए A और M क्या है? कोलिनियर है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? A का सपोर्ट लाइन ये रहा और M का सपोर्ट लाइन ये रहा, और दोनों सपोर्ट लाइन आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं। देखिए A और B इसलिए कोलिनियर थे, क्यों? क्योंकि A और B की सपोर्ट लाइन सेम थी, की सपोर्ट लाइन सेम थी, और A और M, वेक्टर A और M की सपोर्ट लाइन पैरेलल हैं, सपोर्ट लाइन क्या है इन दोनों की? पैरेलल हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे? कोलिनियर वेक्टर होंगे। अब बताइए B और M कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे? बताइए। बिल्कुल होंगे, क्योंकि B और M वेक्टर की भी सपोर्ट लाइन क्या है? पैरेलल है। की भी, कुछ लोग बोलेंगे भाई हिंदी में क्यों लिख दिया? की भी सपोर्ट लाइन पैरेलल है, याद हो जाए भाई इसलिए लिख दिया, ठीक। चलो, अब ये सारी चीज अगर आपने देख ली तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये है एग्जांपल नंबर 3 एनसीईआरटी का, पेज नंबर 428 पे बुक खोल लीजिए। ये एक फिगर दिया हुआ है आपको बोलता है इन द 10.5 विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर। बताओ भाई कोलिनियर कौन कौन है? वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी कोलिनियर है। चेक कर लीजिए, वेक्टर ए, वेक्टर डी और वेक्टर सी, ए सी और डी क्या है? कोलिनियर है। क्यों भाई? क्यों? ए और सी की सपोर्ट लाइन पैरेलल है, ये रही ए की सपोर्ट लाइन और ये रही सी की सपोर्ट लाइन, पैरेलल है, इसलिए ए और सी कोलिनियर है। वेक्टर ए और वेक्टर डी की भी सपोर्ट लाइन पैरेलल है, इसलिए ए और डी भी कोलिनियर है। और वेक्टर सी और वेक्टर डी की सपोर्ट लाइन तो सेम है, इसलिए डी और सी और डी भी कोलिनियर है। ठीक है, तो वेक्टर ए सी डी आपस में क्या है? कोलिनियर है। बोलता है इक्वल वेक्टर कौन से हैं? इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं? तो वेक्टर ए किसके इक्वल है? वेक्टर सी के इक्वल है। क्यों भाई? चेक कर लीजिए, इक्वल वेक्टर क्या होते थे? जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक।
तो चेक कर लीजिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी यहां से जहां से कट लगा है ना उसका मतलब 1 यूनिट, और यहां से यहां तक 2 यूनिट, और वेक्टर सी का भी मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है। ओके, और डायरेक्शन क्या है दोनों की? सेम है, दोनों वेक्टर पैरेलल है ना, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ओके, और आप देख रहे हो ए का इनिशियल पॉइंट और सी का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड नहीं करता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये दोनों सेम वेक्टर के एग्जांपल हैं। उसके बाद को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? जो एक ही पॉइंट से निकलता है, ठीक, मतलब जिसके इनिशियल पॉइंट कॉमन होते हैं, ठीक है। तो थर्ड है को इनिशियल वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर को इनिशियल है भाई? किसके किसके इनिशियल पॉइंट सेम है? चेक करिए, ये देखिए, इसका अगर मैं नाम ओ रख दूं तो ओ से बी भी निकल रहा है, ओ से सी भी निकल रहा है और ओ से बी भी निकल रहा है। तो वेक्टर बी सी डी क्या है? को इनिशियल है। बी सी डी क्या है? को इनिशियल है। ओके, चलिए लेते हैं हम एनसीईआरटी का एग्जांपल 1। बोलता है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। देखिए इस टाइप के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं हम कैसे करते हैं, बहुत इजी होता है। आपको करना है यहाँ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, और नॉर्थ साउथ। अब देखिए इसका स्टाइल देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं। ग्राफ पेपर पे हम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे या आप नॉर्मली भी इसको बना सकते हैं। देखिए इस भाषा को पहचाना करिए, जब भी वो बोलता है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, क्या बोला उसने? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वेस्ट ऑफ साउथ बोला ना, तो साउथ पे एक एरो लाओ और साउथ पे रखो, यानी कि जो बाद में लिखा होगा वहां रखो, साउथ पे रखो और घुमा दो किसकी तरफ? जो पहले लिखा होता है, यानी कि वेस्ट की तरफ घुमा दो ऐसे। कितना? 30 डिग्री। तो चलो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर 4 5 6 7 8 9 10 करते करते 20, फिर ये आ गया 30 डिग्री, ठीक। ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है, ये आपने घुमाया 30 डिग्री। अब क्या करना है? अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, यानी कि ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, ये साउथ से अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे ना वेस्ट की तरफ, तो 30 डिग्री पे है और इसका लेंथ कितना है? ये रहा इसका मैग्नीट्यूड और ये रही इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना लेना है? 40। तो सपोज ये 10 यूनिट है, ओ से लेके यहाँ तक 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 40, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है, लेट अस से ओपी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपको करना है, यहीं पे मैं आपको दिखा रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है 10.1 का। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ। तो जो शब्द बाद में लिखा हुआ है वहां आप रखिए ऐसा पेन को, ओके, और घुमाइए किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। चलिए कितना घुमाना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो ये घुमाया आपने इसको कितना? 30 डिग्री, ओके, ये 30 डिग्री, ठीक। और मैग्नीट्यूड कितना लेना है? 40, यानी कि 10 20 30 और ये हो गया 40। यहाँ कहीं है ओपी डैश नाम रख दो उसका, जो मन है वो रख दो, OM। ये एक ही पेपर, ग्राफ पेपर पे मैंने दोनों को दिखा दिया है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। ओके, 2 देखते हैं। आपको बोलता है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है, बहुत इजी है। 10 किलोग्राम है, आपको पता है, ये एक तरह मास का यूनिट किलोग्राम होता है, 10th क्लास में सबने पढ़ा है। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो मास दिया है, ये एक स्केलर क्वांटिटी मास है ना, जैसे मेरा मास मान लो 65 किलोग्राम है, आपका मान लो 50 किलोग्राम है, ठीक है। तो मैंने पूछा आपका मास कितना, बोलोगे 50 किलोग्राम साउथ डायरेक्शन में, ऐसा तो नहीं बोलते हो ना, ठीक है। तो मास क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। दूसरा है, आपको बोलता है 2, चलिए आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, आपको बोला है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन की बात करी जा रही, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद थर्ड आपको बोल रहा है 40 डिग्री। भाई देखिए 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री उसने बोला है, किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रही है। जैसे लेंथ को आप मीटर्स में नापते हो ना, एंगल को आप डिग्री में नापते हो, रेडियन में, तो यहाँ डिग्री में दिया हुआ है, यहाँ कोई भी डायरेक्शन नहीं। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। 40 वॉट, 40 वॉट।
क्लास 10th में सबने पढ़ा है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, और टी क्या होता है, टाइम। ठीक है, वर्क डन का यूनिट जूल होता है और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। जूल एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते थे, वॉट। ठीक है, सिंपल शब्दों में बोलूं तो पावर की वो बात कर रहा है। 40 वॉट दिया ना कि पावर दी है, पावर की डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। उसके बाद 10 टू द पावर -19 कूलॉम। ठीक है, 10 टू द पावर -19 कूलॉम, ये चार्ज की यूनिट है। किसकी यूनिट है, चार्ज। कूलॉम किसकी यूनिट है, चार्ज। चार्ज को हम लोग कूलॉम में नापते हैं। ठीक है, तो चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये भी एक तरीके का मैग्नीट्यूड दिया है बस, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लास्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको बोलता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ये एक्सलेशन की बात कर रहा है। किसकी, एक्सलेशन क्या होता था, याद है सबको फॉर्मूला, क्लास 9th में मोशन वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था। A इज इक्वल टू V माइनस यू बाय टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, भाई चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी हो गया, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता था, याद है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम सेकेंड, ये सेकेंड नीचे आएगा, तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। यानी कि वो एक्सलेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक्सलेशन। और एक्सलेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस क्वेश्चन में आपको यूनिट्स देख के पहचानना था कि कैसी क्वांटिटी की बात कर रहा है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको बोलता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर और वेक्टर। बहुत इजी है। टाइम पीरियड स्केलर होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है टाइम में। और डिस्टेंस भी स्केलर होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर। ओके, फोर्थ क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वर्क डन बोले और चाहे एनर्जी बोले, हालांकि उसने बोला नहीं, और चाहे पावर बोले, ये तीनों आपके स्केलर हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये जवाब मैंने पहले ही लिख दिए। आपको एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, आपको बोल रहा है को इनिशियल वेक्टर बताओ। को इनिशियल जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते थे। चेक करिए, ये वाले पॉइंट को देखिए, यहां से ए भी निकल रहा है और डी भी निकल रहा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर डी के इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए वेक्टर ए और डी क्या है, को इनिशियल है। इक्वल वेक्टर वो होते थे जो आपस में, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता था और डायरेक्शन भी। तो चेक करिए जरा, वेक्टर डी भी इसी दिशा में है, वेक्टर बी भी इसी दिशा में, ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ओके, तो बी और डी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन भी इक्वल है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर है। ये लास्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कोलीनियर बट नॉट इक्वल। ध्यान से समझिए जरा, अगर वो केवल कोलीनियर बोलता तो मैं सपोर्ट लाइन को देखता, जिनकी सपोर्ट लाइन सेम हो या पैरेलल हो। अगर वो केवल कोलीनियर बोलता, ध्यान से थोड़ा सा समझिए, अगर वो केवल कोलीनियर बोलता ना, तो वेक्टर ए कोलीनियर हो जाता किसके, वेक्टर सी के। क्यों भाई, वेक्टर ए की सपोर्ट लाइन ऐसे जा रही है ना, वेक्टर ए की सपोर्ट लाइन ऐसे जा रही है ना, और वेक्टर सी की सपोर्ट लाइन ऐसे जा रही है, दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ए और सी भी कोलीनियर होते हैं। डी और बी भी कोलीनियर होते हैं, डी और बी भी। क्यों, क्योंकि इन दोनों की सपोर्ट लाइन भी क्या है, पैरेलल है। बी और डी की भी सपोर्ट लाइन क्या है, पैरेलल, सपोर्ट लाइन जिसपे वेक्टर बना होता है। ठीक, लेकिन वो क्या बोलता है आपसे कि कोलीनियर बट नॉट इक्वल। कोलीनियर तो हो लेकिन इक्वल ना हो। तो चेक करो जरा, ए और सी कोलीनियर तो हैं, ठीक है, बट नॉट इक्वल भी है। क्यों, ए इधर जा रहा है और सी इधर जा रहा है, ठीक है ना, ए इधर जा रहा है और सी इधर जा रहा है, ठीक है ना। एक्चुअल में मैं आपको एक टॉपिक रोक के रखा था, यहां पे मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। देखिए, नेगेटिव
ऑफ अ, ये आपको यहां पे अभी समझ में आएगा, ठीक। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आप कैसे निकालते हैं? देखिए, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। देखिए, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ए बी, और ये एक वेक्टर है बी ए, ठीक है। तो ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी ए वेक्टर के इक्वल है। चेक करिए, ए बी का मैग्नीट्यूड बी ए वेक्टर के इक्वल है, यानी कि मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। अगर ये 5 यूनिट का है तो ये भी 5 यूनिट का है, लेकिन डायरेक्शंस क्या है? ऑपोजिट है। तो याद रखिए, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कौन से दो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहलाएंगे? तो जवाब ये है जब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो? सेम, बट डायरेक्शंस कैसी हो? ऑपोजिट हो। ओके। और आप वेक्टर ए बी को वेक्टर बी ए के इक्वल नहीं बोल सकते ना, इक्वल नहीं है ये, ए बी इधर जा रहा है। हाँ, उनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर उनकी डायरेक्शंस इक्वल नहीं है। वेक्टर ए बी ऐसे जा रहा है, वेक्टर बी ए ऐसे जा रहा है, यानी कि आपको यहाँ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। ओके, तो अब मैं यहां पे आता हूं, तो चेक करिए, ए वेक्टर सी के इक्वल नहीं है भाई। ए वेक्टर जो है ना वो वेक्टर सी का नेगेटिव वेक्टर है। आप चेक कर लीजिए, क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी है। ए का मैग्नीट्यूड सी के इक्वल है। ए ऐसे जा रहा है और सी ऐसे जा रहा है, तो दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी? ऑपोजिट है। इसलिए दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं। हाँ, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी लिख सकते हो आप, लेकिन वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने रोक के रखा हुआ था। तो यहां पे चेक करिए, कोलिनियर होने चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए। तो चेक करिए, अगर मैं जवाब यहां पे बी और डी दे दूं तो भाई वेक्टर बी और वेक्टर डी कोलिनियर तो हैं और इक्वल भी तो हैं। चेक करो, इक्वल भी तो हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका भी एरो ऐसे आ रहा है, इसका भी एरो ऐसे आ रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी। तो इक्वल वेक्टर का एग्जांपल है। एक्चुअल में उसने क्या पूछा है? कोलिनियर। नॉट इक्वल का मतलब उसने नेगेटिव वेक्टर पूछे हैं आपको, जो एक दूसरे के नेगेटिव हो। कौन है? ए सी के नेगेटिव है। तो केवल जवाब यहां पर ए और सी होगा, ठीक। कोलिनियर है, क्यों? क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर सी की सपोर्ट लाइन पैरेलल है, इसलिए वो कोलिनियर है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, वेक्टर ए ऐसे जा रहा है, सी ऐसे जा रहा है, इसलिए वो इक्वल नहीं है। तो जवाब होगा लास्ट वाले का ए एंड सी। ओके, क्वेश्चन में आप अपनी बुक खोल लीजिए, पार्ट 1 का आंसर करते हैं हम। बोलता है ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ए एंड माइनस ए, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। बताइए भाई, कोलिनियर का डेफिनेशन क्या होता है? देखो, अगर वेक्टर ए ऐसा है ना तो माइनस ए को पहले तो बना लो। आता है बनाना? लो, ये रहा माइनस ए। अगर ऐसा है ना तो माइनस ए ऐसा होगा। लो, ये रहा माइनस ए, ये रहा माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ये रहा, ठीक। अब वेक्टर ए और माइनस ए का सपोर्ट लाइन सेम है, सपोर्ट लाइन सेम है, और जिनके सपोर्ट लाइन सेम होते हैं या तो जिनके सपोर्ट लाइन पैरेलल होते हैं वो वेक्टर कोलिनियर होते हैं। तो वेक्टर ए और माइनस ए के सपोर्ट लाइन क्योंकि सेम है, इसलिए वेक्टर ए और माइनस ए क्या है? कोलिनियर है। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब सेकंड देखिए, बोल रहा है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हाँ भाई, दो कोलिनियर वेक्टर के मैग्नीट्यूड हमेशा आपस में इक्वल होंगे? नहीं, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? देखिए जरा, ये देखिए, एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, मान लीजिए ए, इसका लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, मान लो 5 यूनिट है, और वहीं पर दूसरा एक वेक्टर है, ठीक है, इसका भी सपोर्ट लाइन सेम है, वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड 10 है। तो ये दोनों कोलिनियर हैं कि नहीं है? क्योंकि इनका सपोर्ट लाइन क्या है? सेम, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं।
टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नो, फॉल्स। वो उसके मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, अब थर्ड लेते हैं। देखिए थर्ड में आपको क्या बोलता है, आपको बोलता है टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। ठीक है, दो वेक्टर के सेम मैग्नीट्यूड है। कैसे हैं? सेम मैग्नीट्यूड। तो क्या वो वेक्टर कोलिनियर होंगे? नहीं भाई, जरूरी नहीं, क्योंकि देखो ये एक सपोर्ट लाइन ऐसा रहा और लो दूसरा सपोर्ट लाइन ऐसा रहा। ठीक, ये वेक्टर ए है। क्या है ये वेक्टर ए? वेक्टर ए 5 यूनिट है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, और ये रहा वेक्टर बी, इसका भी मैग्नीट्यूड सपोज कितना है? 5 यूनिट। ठीक, तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों के सपोर्ट लाइन ना तो सेम है ना तो पैरेलल। चेक, ना तो सेम है ना तो पैरेलल है। तो ये दोनों वेक्टर्स आपके क्या है? कोलिनियर नहीं है। तो जब भी सेम मैग्नीट्यूड होगा ना दो वेक्टर का, तो जरूरी नहीं है कि वो कोलिनियर हो। तो टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, तो आंसर इज फॉल्स। ऐसा जरूरी नहीं है। लास्ट है, टू कोलिनियर वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द, तो टू कोलिनियर वेक्टर्स having the same magnitude, having the same magnitude, magnitude भी क्या है उसका? सेम है, आर इक्वल। आइए जरा चेक करते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर लेने मुझे। कोलिनियर वेक्टर मतलब सपोर्ट लाइन सेम हो या तो पैरेलल हो। तो चलो मान लो ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का मान लो 5, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। एक और कोलिनियर वेक्टर ले लेते हैं। चलो लो ये रहा वेक्टर बी, और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है? तो चलो मैंने दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ले लिया और दोनों को कोलिनियर भी कर लिया, क्योंकि दोनों के सपोर्ट लाइन क्या है? सेम है। लेकिन क्या भाई दोनों इक्वल हैं? दोनों सेम वेक्टर नहीं। ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। सेम तो तब होंगे ना जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। सेम हो भी सकते थे, मना नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहा है दो कोलिनियर वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये भी क्या हो गया आपका? फॉल्स। हाँ, इक्वल तब होते जब ऐसा होता, दोनों सेम डायरेक्शन में होते और दोनों की सपोर्ट लाइन सेम होती, तो कोलिनियर भी होते, मैग्नीट्यूड भी सेम है तब सेम माने जाते हैं। पर जरूरी थोड़ा ना ऐसे ही हो, क्योंकि अभी भी तो कोलिनियर है और मैग्नीट्यूड भी तो क्या है? अभी भी सेम है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।